एक ऐसा कुत्ता जो अंधेरे में चमक सकता है, एक ऐसी बकरी जिसके दूध से बुलेट प्रूफ जैकेट बन सकती है, और एक ऐसा चूहा जिसके जिस्म पर इंसान के कान उगाए गए। आपको भी हैरानी हो रही है, मुझे भी हो रही है। आइए जानते हैं। ये सब किसी हॉरर मूवी का हिस्सा नहीं, ये सब हकीकत है। जनूबी कोरिया में साइंटिस्ट ने बीगल डॉग्स के जीन्स मॉडिफाई किए। उन्होंने फ्लोरोसेंट जीन्स इनकी स्किन सेल्स में इंजेक्ट किए और फिर इन मॉडिफाइड सेल्स को एक सरोगेट मदर के अंदर इम्प्लांट किया। जब पपीज पैदा हुए तो इनके जिस्म के कुछ हिस्से आम रोशनी में हल्के हल्के सुर्ख दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही इन पर अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती वो रोशन होना शुरू हो जाता। सोचिए, एक लिविंग एनिमल जो लिटरली ग्लो करता। जाहिर है ये बात एक्सपेरिमेंट सिर्फ कूल लगने के लिए नहीं किया गया। रिसर्चर्स का कहना था कि इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में सर्टेन डिजीजेस को स्टडी करने और जेनेटिक कंडीशंस को बेहतर समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी आपने वाकई सोचा है कि इंसान आखिर कुदरत के साथ कितनी दूर तक जा सकता है? सिर्फ बीमारी का इलाज करना या नई चीज इजाद करना नहीं, बल्कि जिंदगी की असल साख को बदलना ही असल इनोवेशन है। क्या आज साइंस इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां इंसान सिर्फ एनिमल्स को स्टडी नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें अपनी जरूरत, अपने फायदे और कभी कभी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए तब्दील भी कर रहा है? और सच कहें तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर लगता है कि ये किसी फ्यूचरिस्टिक मूवी का हिस्सा हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब दुनिया में हो चुका है। सबसे पहले इमेजिन करें कि एक ऐसा कुत्ता जो अंधेरे में चमकता हो। ये कोई एनिमेशन या सीजीआई नहीं था, लेकिन इसके बाद एक सवाल जाहिर बात है हर इंसान के दिल में उठता है। अगर इंसान एक जानवर को अंधेरे में चमकने वाला बना सकता है तो फिर आगे जाकर वो और क्या कर सकता है? और शायद यही चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ डॉग्स तक महदूद नहीं रही। इसराइल में साइंटिस्ट ने फेदरलेस चिकन डेवलप की, यानी ऐसी मुर्गियां जिनके जिस्म पर पर ही ना हो। ये सुनने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे मकसद प्योरली कमर्शियल है। मीट इंडस्ट्री में चिकन के फेदर्स रिमूव करने में काफी वक्त और कॉस्ट लगती है। साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर चिकन नेचुरली फेदरलेस हो तो प्रोसेसिंग आसान और सस्ती हो जाएगी। साथ ही ये दावा भी किया गया कि ये चिकन गर्म मौसम में बेहतर सरवाइव करेंगे क्योंकि इनके जिस्म पर फेदर नहीं है। लेकिन जब आप इन चिकन्स को देखते हैं तो दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो एक नॉर्मल एनिमल कम और लेबोरेटरी क्रिएशन ज्यादा लगती है। और फिर आती है बेल्जियम ब्लू काउस। शायद आपने इंटरनेट पे इसकी तस्वीर देखी हो। इन काउस में मसल इतने ज्यादा होते हैं कि पहली नजर में लगता है कि तस्वीर फेक है। इनके जिस्म में एक ऐसा प्रोटीन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता जो मसल ग्रोथ और कंट्रोल करता है। नतीजा ये होता है कि इनका जिस्म मुसलसल मसल्स बिल्ड करता रहता है और गैर मामूली हद तक मैस्कुलर हो जाती है। ये काउस 1 टन से भी ज्यादा वजन रख सकती हैं, लेकिन फिर भी इनके जिस्म में फैट बहुत कम होता है। ये सिर्फ इसलिए कि इंसानों को ज्यादा मीट मिल सके, ज्यादा लीन स्टेक, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा मुनाफा। और यही वो पॉइंट है जहां बहुत से लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि एक तरफ साइंस तरक्की कर रही है और दूसरी तरफ एनिमल्स को प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन अब आगे जो एक्सपेरिमेंट आता है वो शायद इससे भी ज्यादा है। आपके ख्याल में इनमें से कौन सा एनिमल कॉम्बिनेशन बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने में इस्तेमाल हुआ? मगरमच्छ, हाथी, कछुआ, सांप, स्पाइडर या बकरी? आप हैरान होंगे जानकर कि वो जानवर स्पाइडर और बकरी है। साइंटिस्ट ने स्पाइडर के डीएनए का एक हिस्सा गोट्स में इंसर्ट किया। इस मॉडिफिकेशन के बाद वो गोट्स ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करने लगी जिसमें स्पाइडर सिल्क प्रोटीन मौजूद थे। और हैरानी की बात यह है कि वो दूध बिल्कुल आम दूध जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद प्रोटीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। स्पाइडर सिल्क दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मटेरियल्स में शुमार होती है। वेट के लिहाज से ये स्टील से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साइंटिस्ट का ख्याल था कि फ्यूचर में इस मटेरियल को प्रोटेक्टिव गियर, मिलिट्री आर्मर, पैराशूट्स और सर्जिकल थ्रेड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी टेक्निकली एक बकरी ने बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में मदद की। और गोट्स के साथ एक्सपेरिमेंट सिर्फ यही खत्म नहीं हुए। कुछ साइंटिस्ट ने गोट्स को जेनेटिकली इंजीनियर किया ताकि इनका मिल्क ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क जैसी प्रोटीन्स और एंजाइम्स पैदा करें। मकसद ये था कि फ्यूचर में ऐसा दूध डेवलप किया जा सके जो बेबीज के लिए ज्यादा न्यूट्रिशियस और बेनिफिशियल हो, खास तौर पर इन इलाकों में जहां बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इस मकसद के लिए रिसर्चर्स ने गोट एम्ब्रायोस में ह्यूमन जीन्स इंसर्ट किए।
और ऑनेस्टली यहाँ पहुंचकर इंसान को एहसास होता है कि साइंस अब सिर्फ डिजीजेस ट्रीट नहीं कर रही बल्कि स्पीशीज के दरमियान बाउंड्रीज को भी ब्लर कर रही है। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट्स और एक और लेवल पे चले। साइंटिस्ट ने पिग्स और रैट्स के एम्ब्रायोस के अंदर ह्यूमन स्टेम सेल ग्रो करने की कोशिश की। ह्यूमन सेल एक दूसरे एनिमल के जिस्म में अंदर ग्रो हो रही है। आखिर इसका गोल क्या था और मकासद क्या? ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना, क्या फ्यूचर में ह्यूमन ऑर्गन एनिमल्स के अंदर ग्रो किए जा सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया में हजारों लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार करते हुए मर जाते हैं। रिसर्चर्स उम्मीद रखते हैं कि एक दिन शायद किडनीज, लिवर्स या हार्ट एनिमल्स के अंदर ग्रो किए जा सकते हैं और फिर उन्हें इंसानों के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सके। इनिशियल रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी रोक दिया गया ताकि एथिकल कंसर्न्स और पॉसिबल रिस्क को बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सके। लेकिन सिर्फ ये फैक्ट कि ये एक्सपेरिमेंट्स हुए अपने आप में हैरान कुन है। और फिर आता है शायद दुनिया का सबसे फेमस बायो इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, द माउस विद द ह्यूमन ईयर, चूहे के जिस्म में उगने वाला इंसानी कान। 1990 में साइंटिस्ट ने कार्टिलेज सेल्स इस्तेमाल करते हुए एक ईयर शेप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट किया। फिर इस स्ट्रक्चर को एक माउस की बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया गया। वक्त के साथ वो स्ट्रक्चर ग्रो हुआ और माउस के बैक पर एक ह्यूमन ईयर जैसी शेप बन। वो ईयर सुन नहीं सकता था, वो फंक्शनल नहीं था। असल मकसद सिर्फ ये था कि लिविंग इश्यूज इस्तेमाल करके बॉडी स्ट्रक्चर ग्रो किए जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मनाजर हॉरिफाइंग था, कुछ लोगों के लिए रीजेनरेटिव मेडिसिन में एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू था, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती तो मुमकिन है इंसान अपने डैमेज्ड ऑर्गन या बॉडी पार्ट दोबारा ग्रो कर सके। इमेजिन करें अगर एक ऐसा फ्यूचर जहां एक्सीडेंट के बाद इंसान अपना डैमेज्ड टिश्यू रिप्लेस करवा सके, जहां ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में खत्म हो जाए, जहां लिविंग सिस्टम्स या ऑर्गन लेबोरेटरीज के अंदर ग्रो किया जा सके। सुनने में जरूर अमेजिंग लगता है, इट साउंड्स लिटरली फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, लेकिन साथ एक सवाल भी पैदा हो। अगर इंसान जिंदगी को मॉडिफाई करने की ताकत हासिल कर ले तो क्या वो हमेशा इस ताकत को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करेगा? क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट लाइफ सेविंग नहीं होता। कुछ एक्सपेरिमेंट्स वाकई इंसानियत के फायदे के लिए होते हैं, लेकिन कुछ मैस प्रोडक्शन, कन्वीनियंस या प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। और यही चीज इस पूरे टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड भी बनाती है। अगर साइंस किसी जान बचाने के लिए इस्तेमाल हो, अगर वो डिजीज क्योर करे, अगर वो सफरिंग कम करे, तो यकीनन इसमें उम्मीद नजर आती है। लेकिन जब लिविंग क्रिएचर्स को सिर्फ ज्यादा मीट, ज्यादा प्रॉफिट या बेहतर प्रोडक्ट्स के लिए रीडिजाइन किया जाए तो फिर साइंस और एक्सप्लॉयटेशन के दरमियान फर्क धुंधला होने लगता है। इंसान अब सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, इंसान नेचर को रीराइट कर रहा है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या कभी हमें एहसास होगा कि हमें रुकना कहाँ है। थैंक यू।